देखिए, जो बाल झड़ने की समस्या है और जो एक्ने की समस्या है, ये दोनों समस्याएं यूथ में ज्यादा। जी बिल्कुल। और आप जैसे यंग एज में, यंगस्टर्स में ले लो, अब किसी का किसी के साथ अफेयर ही चल रहा है, वो न्यूज निकल गई, वो टाइम निकल गया, लेकिन उसके बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, वो बंद होने पे ही नहीं आ रहा। फीमेल्स में तो मेन चीज जो है वो हार्मोन्स है। जी, हार्मोन्स इफेक्ट हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से उसके बाल भी झड़ते हैं और भी एक्ने आना शुरू हो जाते हैं। बाल झड़ने का एक कारण ये भी होता है कि जब आपके बाल ऑयल छोड़ना शुरू कर देते हैं, ऑयली बाल होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल ज्यादा झड़ते हैं। गर्मियों में खासकर हम ऑयलिंग के लिए मना करते हैं कि अगर आपने करनी भी है ना तो 1-2 घंटे के लिए करो और उसके बाद अपना हेड वॉश कर लो। जब हम लगातार बालों को बहुत कस के बांधते हैं तो उससे बालों की जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। जब जड़ें कमजोर होंगी तो नेचुरल सी बात है कि बाल टूटेंगे। दिन में कुछ टाइम के लिए बालों को खुला जरूर छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगर रात को सोने से पहले आप बालों में अच्छे से कॉम्ब करके सोते हो तो उससे क्या होता है कि बालों की जो जड़ें हैं वो थोड़ा मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, आज की डेट में जितने भी आपको हेयर वॉश मिलेंगे, शैम्पूज मिलेंगे, कंडीशनर मिलेंगे या फेस वॉश मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें केमिकल नहीं है। और शायद इसी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं, एक्ने की या हेयर फॉल की। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप होम रेमेडीज को यूज करिए, फेस के लिए भी और बालों के लिए भी। अगर अपना लाइफस्टाइल बेटर करना चाहते हो, अपनी सेहत, अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना चाहते हो, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ और मैं हूं कपिला। जैसे कि आजकल के लाइफस्टाइल और खराब खानपान की वजह से कई तरह की बीमारियां हमें लग रही हैं और उसमें सबसे ज़्यादा बाल झड़ने और एक्ने की प्रॉब्लम सामने आती है। ऐसे में इन बीमारियों से निजात पाने के लिए हम कई तरह का ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के थ्रू भी किया जाता है। जी हाँ, वो भी एक फूल के माध्यम से। तो इस बारे में और भी अधिक जानकारी लेने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रंजू ठक्कर। जी हाँ, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसे कि हमने शुरुआत ही करी है कि बहुत सारी जो बीमारियां हमें लग रही हैं डे बाई आजकल के लाइफस्टाइल में, लेकिन देखा जाए तो एक लाइफस्टाइल चेंज तो हुआ ही है हमारा, लेकिन उसमें हमें जो बीमारी है हेयर स्टाइल की या हेयर स्टाइल यानी कि बाल झड़ने की या फिर एक्ने की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं और यंगस्टर्स में भी ज़्यादा हो रही हैं। तो इसके पीछे मेन रीज़न कि अगर हम जड़ तक जाएँ तो क्या रीज़न है? देखिए, जो बाल झड़ने की समस्या है और जो एक्ने की समस्या है, एक तो ये आपने नोटिस करा होगा कि ये दोनों समस्याएं यूथ में ज़्यादा। जी बिल्कुल। और यूथ में ज़्यादा होने का सबसे जो मेन कारण है वो है आज का खान पान। बच्चे घर का खाना खाना पसंद नहीं करते, खूब सारा जंक फूड और ऑयली फूड खाना पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से उनको जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑयली फूड से नेचुरल सी बात है कि स्किन ऑयली होएगी तो ऑयली स्किन एक्ने ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। दूसरा जो मेन कारण है वो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है। कोई एक्सरसाइज नहीं है हमारी, कोई हम बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं, बस बैठे रहना है बच्चों ने, वो चीज़ भी इस चीज़ को हार्म करती है। तीसरा कारण जो आजकल इसके लिए आ रहा है वो पोल्यूशन है। जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन आजकल, आप देखो हर तरह का पोल्यूशन बढ़ गया है। घर से बाहर निकलो, आप साफ सुथरे घर से निकलते हो, वापस आते हो तो ऐसे लगता है जैसे आप मिट्टी में नहा के आए हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ जो है वो अल्टीमेटली तो स्किन को ख़राब करती है और साथ में बालों को भी ख़राब करती है। और हार्मोन्स की प्रॉब्लम वो भी एक इसका कारण है। हार्मोन्स का तो मेन रीजन जो हम जंक फूड, जैसे आपने कहा, मेन रीजन तो वहीं से ही उठ रहा है ना। वहीं से उठता है। जब हम जंक फूड इतना खाएंगे तो वो हार्मोन्स को तो इफेक्ट करता ही है। बिल्कुल। और हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं तो जब एक फीमेल्स में तो मेन चीज जो है वो हार्मोन्स है। जी। हार्मोन्स इफेक्ट हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से उसको सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। बाल भी झड़ते हैं और भी एक्ने आना शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक। लाइक जैसे कि अभी तो जो टीनेज में हैं गर्ल्स होती हैं, उनके भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आफ्टर कोरोना भी ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो अगर हम उसको रिलेट करें तो उसका क्या इफेक्ट है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो कोरोना के बाद ये वाली प्रॉब्लम्स हेयर फॉल की और ये बाकी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल। दूसरा जो कई बार क्या होता है कि हमें एकदम से कोई शौक लगता है, एकदम से कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जी, उसके बाद जो माइंड है वो शौक में चला गया।
वो न्यूज़ निकल गई, वो टाइम निकल गया, लेकिन उसके बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, वो बंद होने पे ही नहीं आ रहा। अब जैसे यंग एज में, यंगस्टर्स में ले लो, अब किसी का किसी के साथ अफेयर ही चल रहा है, वो वहाँ टूट गया है ना, तो उसकी वजह से एक बार तो वो मतलब ग्रीफ में जाएगा ही ना बंदा। तो वो ग्रीफ की वजह से उसको अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको भी हमने क्या करना है, हमने उसके ग्रीफ को ट्रीट करना है। उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है, स्टार ऑफ बेथेलेंस है जी, तो उसका बहुत ही अच्छा वर्क है इस पे। जब उसका ग्रीफ ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो पेशेंट अंदर से हैप्पी हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, उसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, मतलब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बिल्कुल आते हैं। और किस तरह के पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो जिनकी क्वांटिटी मतलब आपके पास ज़्यादा है इस तरह के पेशेंट्स की, वो कौन से हैं? प्रॉब्लम से रिलेटेड आज की डेट में तो हमारे पास पीसीओडी के केसेस बहुत आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं ये प्रॉब्लम्स। और इसका सबसे जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जंक फूड में भी जो हम नूडल्स खाते हैं ना आज की डेट में बच्चे, वो सबसे ज़्यादा खराब कर रहे हैं। मतलब वो तो बहुत सारी मतलब पूरा फुल बॉडी को ही इफेक्ट हो रहा है, बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली सिर्फ हेयर और एक्ने और फुल बॉडी इफेक्ट आ रहा है उसका, पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स चेंज कर रहे हैं। उसमें जो मसाले डाले जाते हैं ना, स्पेशली उसमें जो एक वो अजीनोमोटो पड़ता है जी, तो वो अजीनोमोटो जो है वो बहुत ज्यादा खराब करता है, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स वो सीधा हार्मोन्स को जाके डिस्टर्ब करता है। ओके, गायनी वाले डॉक्टर्स के पास आप जाओगे ना तो आपको वो पहली बात यही बोलेंगे कि भी भाई जंक फूड में और स्पेशली ये नूडल्स बंद कर दो। बिल्कुल जंक फूड ही मेन रीजन तो जंक फूड ही है। स्टार्टिंग तो स्टमक से ही होती है, इवन सारी चीजें, स्टमक ही अपसेट रहेगा तो स्टमक ठीक है। अब जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। आपने कभी सुना होगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रही, इसी वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए। रेगुलरली अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो पिंपल्स उसकी वजह से भी हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि अगर आपका पेट ही नहीं ठीक तो आपकी बाकी की बॉडी तो सेट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैम कई बार कई लोग बोलते हैं, शायद ये मिथ भी होगा, कि ज़्यादा देर बालों को बांध के रखने से या चोटी बना के, जूड़ा बना के रखने से भी हेयर फॉल होता है। हाँ। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा है, वो क्यों कहा जाता है, जब हम लगातार बालों को बहुत कस के बांधते हैं तो उससे बालों की जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। जब जड़ें कमजोर होंगी तो नेचुरल सी बात है कि बाल टूटेंगे। तो आप बालों को अगर मतलब बांधना भी है ना तो उनको मतलब बड़े हिसाब से हल्का फुल्का बांधो। अब आज की डेट में तो बहुत सारे ये जो रबड़ बैंड्स बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं। आपको अगर याद होगा तो पुराने टाइम में वो छोटे छोटे रबड़ बैंड, ब्लैक कलर जी, यस, तो वो वाले रबड़ बैंड जब हम बालों में बांधते थे तो जब बालों से हम वो रबड़ बैंड उतारते थे तो वो फंस जाता था। फंसता तो चलो जो था सो था, वो कितने सारे बालों को साथ उड़ा के ले जाता था। यस, हाँ एग्जैक्टली। तो वो इसी वजह से, क्योंकि हमने उसको टाइट बांधा हुआ है और उसने उसकी जड़ों को पूरा वो कर लिया उसके अपने अंदर, तो इसलिए तो मतलब थोड़ा लूज रखना ज्यादा अच्छा है। नहीं, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो सारा दिन बालों को टाई रखती हैं, घर पे खोलती भी नहीं है, तो उसका भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दिन में कुछ टाइम के लिए बालों को खुला जरूर छोड़ना चाहिए ताकि उनको हवा भी लगे, उनका पसीना सूखे और उनकी जो ये मजबूत हो जड़ें। और दूसरी बात, अगर रात को सोने से पहले आप बालों में अच्छे से कॉम्ब करके सोते हो, और कम से कम आप जब आप कॉम्ब करने लगे हो आप नोटिस करो कि आप कम से कम 50-60 बार कॉम्ब करो। ओके। तो उससे क्या होता है कि बालों की जो जड़ें हैं वो थोड़ा मजबूत होना शुरू हो जाती हैं और उसको पूरा मतलब हवा भी पूरी मिली बालों को, और उसमें एक तरह से ना न्यूट्रिशन आना शुरू हो जाता है बालों में। पुराने टाइम में मैंने सुना है ये बात कि लोग कहते थे कि रात को सोने के टाइम पे अपने बालों में 100 बार कंघी करके सोओ। बट एक बात तो ये भी है कि बुजुर्ग कहते थे कि शाम के बाद कंघी करनी ही नहीं है। हाँ, वो बहुत पुराने टाइम पे लोग कहते थे कि शाम के टाइम पे कंघी करनी नहीं है, लेकिन वो शाम के टाइम कर लो, मतलब उस टाइम से पहले कर लो। लेकिन उससे क्या होता है कि स्टिमुलेशन मिलता है बालों को। जिनके बाल ऑलरेडी इतने झड़ रहे हैं उनको एक डर भी है कि हम रात को करके सोएंगे तो बाल झड़ेंगे, फिर क्यों करनी। जब हम रेगुलर करना शुरू कर देते हैं ना तो आप कभी भी नोटिस करो कि हफ्ता 10 दिन ये प्रोसीजर चलेगा। पहले 2 दिन ज्यादा झड़ेंगे, तीसरे दिन से कम हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। मतलब करना है, 100 टाइम्स मत करो, 50 टाइम्स कर लो, लेकिन रात को सोने से पहले कॉम्ब अच्छे से करके सो। मतलब जरूरी है ये कॉम्ब करके, जरूरी है। मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि कॉम्ब करने से इससे बालों के जो जड़ें हैं उसको स्टिमुलेशन मिलता है। जब हम रेगुलरली उसको टच करते हैं बालों की जड़ों को तो उससे उसको स्टिमुलेशन मिलता है, और जब स्टिमुलेशन मिलता है तो वो उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है।
ऑयलिंग कितनी यूज़फुल होती है हेयर्स के लिए? सर्दियों में तो हम 6 to 8 आवर्स ऑयलिंग पेशेंट को बोलते हैं कि भी इतना टाइम तो करके रखो, लेकिन गर्मी में 2 to 3 आवर्स ऑयलिंग सफिशिएंट है। लेकिन ऑयलिंग भी आप अच्छे ऑयल से करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम अपनी तरफ से भी एक ऑयल बनाते हैं भृंगराज का, आपने शायद नाम सुना होगा। तो वो जो भृंगराज है वो एक पौधा है, बहुत छोटा सा इतना सा पौधा होता है वो, और मोस्टली वो आपको जो गंदी नालियां होती हैं ना उसके आसपास मिलेगा। ओके। जो नालियों में पानी खड़ा होता है उन नालियों के आसपास मिलेगा। उस पौधे को हम तोड़ के ना उसकी हम दवाई बना के तो उसका हम ऑयल बनाते हैं। ओके। वो ऑयल बालों के लिए रामबाण है। मतलब उससे सारी प्रॉब्लम्स बाल उगते देखे हैं। क्या बात है। उससे मतलब सारी प्रॉब्लम्स हेयर्स की सब ठीक हो जाती हैं। सब ठीक हो जाती हैं उससे। राइट। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो अच्छी चीज़ बताई है आपने, लेकिन जिसने ये भी सुना होगा कि नाली के पास पौधा उगता है शायद वो ना भी यूज़ करे। नहीं, वो क्योंकि वो उसको जब कोई भी पौधा या कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं उसको दवाई बनाने के लिए, तो एक ना रूल है दवाई बनाने के लिए पौधे को लेने का। हमें एक पूरा भाव करके उसको लेना पड़ता है कि भी हम आपको दवाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, दवाई के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप जिस पर्पस से हम लेके जा रहे हैं आप हमारा वो पर्पस सॉर्ट आउट करना। हमें एक प्रार्थना करके फिर उस पौधे को लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है मतलब कि हम गए और उसको उतारा और फिर उसके बाद आके उसकी प्रॉपर उसको साफ सफाई करनी पड़ती है। साफ करके उसको उसके बाद उसको अल्कोहल से वॉश करके अल्कोहल में वो बनता है। और जो आपने शायद आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जब हम अल्कोहल में डाल देते हैं तो उसकी सारी इम्प्योरिटीज ठीक हो जाती, खत्म हो जाती। बिल्कुल। नहीं, अब ये ना हो कि हम आपकी ये बात सुन के लोग वो जो पौधा है उसको लेने ही चल पड़ेंगे और तोड़ के ले आए। देखिए मैम ने तो बताया था उस प्रोग्राम में कि तेल बनेगा इसका। पहली बात तो उसको पहचानना, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, उसको बनाना कैसे, यूज़ कैसे करना है, वो आपको आप अपने भी हाथ पे नहीं कर पाओगे। अगर मतलब कि आपको वैसे यूज नहीं करना है, अपने स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करके, तभी से कंसल्ट करके पूछ के कि उसको कैसे यूज करना है। उसको पहले उसको हम दवाई बनाएंगे, दवाई के बाद उसको हमने उसका ऑयल यूज करना है। तो ऑयल कैसे बनना है, ऑयल बनाने का भी एक अलग से बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई इस पौधे को, लेकिन आप इस पौधे को ऐसे मत तोड़ने चले जाइए। जो मैम ने बातें बताई हैं कि उन्हें फॉलो करना भी ज़रूरी है और किसी स्पेशलिस्ट से लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैम सेम अगर हम एक्ने की भी बात करें, ये तो आपने सिम्टम्स बता ही दिए हैं सारे कि क्या क्या चीज़ें हैं, मेन रीजंस क्या हैं इसके, डाइट भी आपने बता ही दी है। तो अभी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमें यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बतानी है। यंगस्टर्स के लिए मेन तो यही चीज़ ही चलेगी कि भी अपना हेल्दी रहें। हाँ, आजकल बहुत लेट उठते हैं लोग, मतलब बच्चे खासकर, और जिसकी वजह से उनका जो पूरा दिन है वो देर से शुरू होता है और देर से ही ख़त्म होता है। उसके लिए एक तो आप अगर अपना लाइफस्टाइल बेटर करना चाहते हो, अपनी सेहत, अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना चाहते हो, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करिए। उसके बाद आप अपना पानी की क्वांटिटी जो है वो पूरा दिन में अच्छी रखिए, हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को। कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। ये आप ज़रूर करिए, और रात को जल्दी सोएं ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात बोली है। शायद बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते होंगे। मैम, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे कि हेयर्स के लिए ही है ये चीज़ कि अगर हमारे बालों में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब यूज़ करते हैं, कोई केमिकल यूज़ करते हैं, तो उसका भी असर हमारे बालों पे पड़ता ही पड़ता है। तो कितने % हमें उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए? देखिए, आज की डेट में जितने भी आपको हेयर वॉश मिलेंगे, शैम्पूज़ मिलेंगे, कंडीशनर मिलेंगे या फेस वॉश मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें केमिकल नहीं है। और शायद इसी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। पहले इतनी प्रॉब्लम्स कहाँ होती थी एक्ने की या हेयर फॉल की। ये जितनी ज़्यादा केमिकल्स हैं वो उतना ही ज़्यादा हमारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप होम रेमेडीज़ को यूज़ करिए, फेस के लिए भी और बालों के लिए भी। अब फेस के लिए जैसे आप बेसन को यूज़ कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, चंदन का पाउडर यूज़ कर सकते हो, उनके पैक लगा के आप यूज़ करिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। जो आप रूटीन में साबुन यूज़ करते हो या फेस वॉश यूज़ करते हो, तो वीक में आप 2 दिन आप अगर ऐसा कुछ यूज़ करते हो
तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स निकल जाते हैं। ऐसे ही बालों का है, बालों के लिए आप एलोवेरा यूज़ करिए, वो आपके बालों को बहुत अच्छा बाउंस भी देगा और वैसे भी उसको सिल्की और अच्छा रखेगा। उसके अलावा अलसी के जो बीज हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप साथ साथ होम रेमेडीज भी करते रहते हैं तो केमिकल का इफेक्ट कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ केमिकल ही यूज करी जा रहे हो और उसको बाउंस उसके लिए हेल्दी रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर थोड़ा तो बिल्कुल। मैम, बालों को रोज धोना मतलब जरूरी है? जो लॉन्ग, अब जैसे बॉयज हैं वो तो रोज ही धो लेते हैं क्योंकि शॉर्ट हेयर्स होते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो कहती हैं हमारे बाल लंबे, हमें रोज नहीं धोना है। कई जिनके बाल झड़ते हैं उस डर से नहीं धोती हैं, तो उसके बारे में आप बताओ। ऐसा है, बालों को रोज धोना तो मैं यही नहीं कहूंगी कि जरूर धोवो रोज जी, लेकिन जब आपको जरा सा भी फील हो कि आपके बालों में ऑयलिंग हो गई है, मतलब जैसे अपने आप जो ऑयल छोड़ा है बालों ने, तो उसकी वजह से बाल आपके ऑयली ऑयली फील हो रहे हैं, या आप कहीं गंदी जगह पे जाके आए हो, बहुत मतलब मिट्टी मुट्टी वाली जगह पे जाके आए हो, बहुत ज्यादा आपका हालत खराब है, तो फिर आप जरूर धोइए। वैसे तो गर्मियों में 2 से 3 बार बालों को धोना हफ्ते में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है। हाँ जी। नहीं, बहुत लोगों का मिथ होता है नहीं हम रोज धोएंगे हमारे बाल ज्यादा झड़ेंगे, नहीं, ऐसा जिनकी ऑलरेडी झड़ रही हैं उनको भी है। बाल झड़ने का एक कारण ये भी होता है कि जब आपके बाल ऑयल छोड़ना शुरू कर देते हैं, ऑयली बाल होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल ज्यादा झड़ते हैं। और अगर हम बालों को एक हफ्ते में या 10 दिन में ऐसे धो रहे हैं जी, तो नेचुरल सी बात है कि ऑयल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा बालों को मतलब ऑयल फ्री रखना जरूरी है। कितनी बार भी धो सकते हैं, वो आप हफ्ते में 2 दिन धो सकते हो, 3 दिन धो सकते हो, जैसे आपके बालों का टेक्सचर है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर ज्यादा किसी का जो है स्कैल्प ज्यादा ऑयली भी होता है तो उन्हें तो बार बार धोने की जरूरत पड़ती है। अब कईयों को रोज धोके भी नहीं, उनको लगता है कि भी फिर शाम तक की स्कैल्प दोबारा वैसा हो गया, तो उनको डेली धोना चाहिए। डेली धोने में कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये है कि डेली शैम्पू नहीं करिए, शैम्पू की जगह पे कोई होम रेमेडी बीच बीच में यूज करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया, इतने सारे रीजंस बताए हैं, तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कई तरह की ट्रीटमेंट्स लोग ले भी रहे हैं, लेकिन अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो उसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? ऐसा है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, मेनली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हम उसके सिम्टम्स पे लेते हैं जी। तो विदाउट सिम्टम्स और विदाउट कॉज हम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दे पाते। अगर हमें किसी भी पेशेंट में एक पर्टिकुलर कॉज मिल रहा है कि इस कॉज की वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले हम उस कॉज को ट्रीट करते हैं। जब कॉज चला जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वो प्रॉब्लम भी उसकी जाना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, जो सिम्टम्स हैं, अगर आपके टैली कर रहे हैं पेशेंट की प्रॉब्लम के साथ, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो हम होम्योपैथिक में देते हैं पेशेंट्स को। मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है पेशेंट को देखने के बाद, डायग्नोज होने के बाद ही वो शुरू होता है? बिल्कुल जी। जब हम पेशेंट को मिलते हैं, उसकी बहुत सारी क्वेरीज होती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है तो उसका बोलने का तरीका, उसका बात करने का लहजा, उसकी क्वेरीज, उसकी जो सिम्टम्स बताने का तरीका कि वो उस चीज़ को कैसे ले रहा है, वो उसको मेंटल, साइकोलॉजिकली और उसके इमोशंस को कैसे इफेक्ट कर रही है वो प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। जी, एक चीज़ और है कि होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट में एक आपका जब मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी एक फ्लावर की कि उससे भी ट्रीट किया जाता है, एक बैच फ्लावर करके है, तो वो उसका रोल क्या है उसमें? ऐसा है, होम्योपैथी में नहीं, लेकिन ये बैच फ्लावर थेरेपी ना, ये एक एक्स्ट्रा थेरेपी है। इसमें 38 मेडिसिन आती हैं बैच फ्लावर में। तो ये जो बैच फ्लावर की मेडिसिन है, ये कैसे बनती है, मैं सबसे पहले तो आपको वो बताना चाहूँगी। जो फ्लावर्स की ओस होती है, उस ओस को इकट्ठा कर दिया जाता है जी, और उस ओस से वो रेमेडी बनाई जाती है। जो बैच फ्लावर रेमेडीज हैं वो मेडिसिन नहीं है, रेमेडीज हैं वो। ओके। तो वो जो 38 रेमेडीज हैं, उनके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। उसमें एक्ने के लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम ये हेयर फॉल के लिए, हेयर की समस्याओं के लिए भी उसमें काफ़ी अच्छी, मतलब ये होम्योपैथिक के अंडर ही आता है ये थेरेपी जो है? ये थेरेपी, इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं हम जोड़ पाते। ये बैच फ्लावर रेमेडीज अलग है, ये बैच फ्लावर थेरेपी टोटली अलग है होम्योपैथी से, क्योंकि इसके लिए हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स की जरूरत नहीं होती कि भी पेशेंट आके कुछ बताएगा तो उसकी वजह से। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हम देखते हैं उसमें भी कि पेशेंट क्या बोल रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो आपने एक बात बोली यहाँ पे कि ये जो फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर जो ओस पड़ती है उससे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो वो जो ओस है उसका जो कलेक्शन है वो, मतलब अगर थोड़ा सा आप हमें, हमारे दर्शकों को समझाएं कि वो कैसे मेडिसिन और थेरेपी जो है वो दी जाती है। वो जो
कलेक्शन होती है ना उसकी, जो ओस के जो कण, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको बड़े आराम से एक बॉटल में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उनको ट्रिचुरेट करके उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। फिर वो मेडिसिन जो है वो मतलब वो एक रेमेडी बन गई। तो उस रेमेडी को जब हम पेशेंट को देते हैं, बहुत सारी जैसे रेमेडीज हैं, क्रैब एप्पल है, जेंशियन है, ये फ्लावर्स हैं सारे जी, पर्टिकुलरली ये फ्लावर्स हैं। इन फ्लावर्स को पोटेंटाइज करके उनको प्रॉपर तरीके से, तो फिर उसकी मेडिसिन तैयार होती है। कितना बेनिफिट मिल पाता है पेशेंट को इससे? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, पेशेंट आके आपको बता रहा है, तो उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। नहीं, बेनिफिट की मेरे से मतलब है कि किस तरह का बेनिफिट पेशेंट को मिलना शुरू हो जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगी। अब जैसे आपके पास एक्ने का पेशेंट आया, सपोज करो, तो एक पेशेंट आके आपको ये बोल रहा है कि मैडम मेरे स्किन की हालत, मेरे फेस की हालत इतनी खराब है, मुझे ना कहीं जाने में ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं मतलब किसी क्राउडी एरिया में या किसी फंक्शन में मैं कैसे जाऊं, मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है। पेशेंट आके बोलता है कि मुझे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है अपने फेस की वजह से, इतने ज्यादा पिंपल्स हैं, या मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा हो रहा है, मुझे उसकी वजह से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ रहा है। तो वहाँ पे हम जो एक इसमें बैच फ्लावर में एक मेडिसिन है, एक रेमेडी है, उसको बोलते हैं क्रैब एप्पल जी। तो वो हम जब पेशेंट को देते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसको मतलब उसके अंदर से ये फीलिंग निकलना शुरू हो जाती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं जाऊंगा तो मैं कैसा लगूंगा या मैं कैसी लगूंगी। और दूसरा जो धीरे धीरे उसके पिंपल्स हैं वो सबसाइड करना शुरू कर देते हैं, और उसके जैसे हेयर्स के लिए अगर हमने दिए तो उसके हेयर की ग्रोथ और हेयर फॉल ठीक होना शुरू हो जाता है। मतलब कितने पीरियड का ये कोर्स रहता है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर नहीं बता पाएंगे कि 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है। जैसे मतलब फर्स्ट टाइम हम मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद पता लगता है कि पेशेंट को कितना फर्क पड़ रहा है 10 दिन में, 15 दिन में, तो उसी हिसाब से फिर उसको हम तो इसके साथ डाइट का भी कुछ आप प्लान आउट करते हैं? डाइट तो बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर डाइट अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो डाइट में आपको, जैसे बालों के लिए अगर पेशेंट आपके पास आया है सपोज करो, तो सबसे पहले तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि प्रोटीन डाइट अपनी अच्छी करो। अपनी डाइट में दूध की क्वांटिटी बढ़ाओ, उसके साथ मिल्क प्रोडक्ट्स बाकी के भी जैसे पनीर वगैरह उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, दालें, साबुत दालें वो बढ़ाओ, ताकि प्रोटीन पूरा मिले और बालों को ग्रोथ अच्छी मिले। और ऐसे ही जब हमारे पास ये इसका पेशेंट आता है कोई एक्ने के लिए, तो फिर हमें ये उनको बोलना पड़ता है कि ऑयली फूड कम कर दो, जंक फूड कम करो। सबसे पहला तो बोलते हैं कि भी भाई जंक फूड कम करो अगर अपने आप को ठीक रखना है। तो वैसे भी बाकी तंदुरुस्ती के लिए भी जंक फूड अच्छा नहीं है। एक ना बहुत बार सुनने में भी आता है चीज़ों का कि एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है, अगर हेयर्स पे हमने ऑयलिंग ज़्यादा कर ली है तो उसका भी फेस पे असर होता है। हाँ, वो उसमें क्या होता है कि अगर आपका फेस पहले से ऑयली है ना, तो फिर जो वो बालों का ऑयल है वो सारा फेस पे आता है, तो वो ऑयली फेस को डबल ऑयली कर देता है। तो और ऑयल की वजह से सिवेशियस ग्लैंड्स जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और उनके एक्टिव होने की वजह से नेचुरल सी बात है कि वो फेस खराब होना शुरू हो जाएगा, पिंपल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सेम एज हेड पे भी होता है, दाने निकल आते हैं छोटे छोटे। वो भी इसी वजह से, क्योंकि जब हमने ऑयलिंग करी हुई है, अब गर्मियों में खासकर हम ऑयलिंग के लिए मना करते हैं कि अगर आपने करनी भी है ना तो 1-2 घंटे के लिए करो और उसके बाद अपना हेड वॉश कर लो। बिकॉज जब ऑयलिंग करके हम रखते हैं 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, तो उसमें क्या होता है कि बालों में जब पसीना आया, पसीने की वजह से वो सारा सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी जो ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है पसीने से, तो फिर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, बालों में जो दाने होते हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जो ये बैच फ्लावर की थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? बैच फ्लावर रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये रेमेडी है, दिस इज नॉट अ मेडिसिन। ये रेमेडीज हैं, जैसे हमने होम रेमेडीज हम यूज करते हैं, वैसे ही ये रेमेडी है, ये मेडिसिन नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप बेझिझक पेशेंट को दे सकते हो। अब पेशेंट आपके पास आया, उसने आके बोला कि मुझे तो पोल्यूशन टॉलरेट ही नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पोल्यूशन की वजह से ही बढ़ रही हैं, अदरवाइज मेरी प्रॉब्लम मेरी कोई नहीं है। तो जिसको पोल्यूशन टॉलरेट नहीं हो रहा, आप उसको एलम मेडिसिन दे दो। एलम रेमेडी जो है इसकी बैच फ्लावर की, उसको आप एलम रेगुलरली देते हो तो उसको उसकी जो बढ़ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करने का पोल्यूशन को, और उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। राइट मैम, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे कि जैसे हमारे फेस पे एक्ने होता है और हमें लगता है कि कई बार जो आपने रीजंस बताए हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी यंगस्टर्स को छोड़ के एक मिडल एज में आके जैसे लाइक 30 क्रॉस करने के बाद भी एक्ने बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके पीछे भी क्या यही रीजंस है? हाँ, रीजंस तो ऑलमोस्ट यही रहेंगे,
क्योंकि जंक फूड तो तब भी लोग खा ही लेते हैं, अगर जंक फूड नहीं खाते तो उस एज में जाके ना हार्मोन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। वैसे हमारे पास जो केसेस आते हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि इस एज में जब ये प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर लेडीज़ को हार्मोन्स की प्रॉब्लम साथ में चल रही होती है। इवन पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इवन तब तो फेशियल हेयर्स भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं पीसीओडी की वजह से। एक चीज़ और बताएं कि जैसे हम मान लो ये बेस्ट फ्लावर रेमेडी हम ले रहे हैं, है ना, एक अच्छे स्पेशलिस्ट से भी ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ एकदम से हमें कहीं किसी पार्टी या फंक्शन में जाना पड़ गया और मेकअप भी लगाना है, तो क्या वो सूटेबल रहेगा उस टाइम पे? बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप उसको ट्रीट तो कर ही रहे हो ना। और अगर आप अच्छी कंपनी का अच्छा मेकअप यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेकअप का भी मतलब साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं फेस पे। हाँ, अगर आप अच्छी कंपनी का नहीं यूज कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है, उसने फेस का मॉइस्चर ही खत्म कर देना है। अब कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका आप अगर फेस पे मेकअप लगाते हो उसके बाद आपका फेस एकदम से डल हो जाता है, जब आप उतारते हो तो डल हो जाता है। तो आप अच्छी कंपनी का अगर मेकअप यूज कर रहे हो, फेस को डल नहीं कर रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको यूज करने में। मैम ये तो हम बात कर रहे हैं बेस्ट फ्लावर की, लेकिन इसके अलावा भी किसी और थेरेपी से एक्ने और हेयर्स की जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसके अलावा होम्योपैथी में तो है ही ट्रीटमेंट, लेकिन होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट हम ऐसा कुछ मतलब मेडिसिन को कुछ बता नहीं पाएंगे कि ये वाली मेडिसिन दे दो इससे फर्क पड़ जाएगा, इससे फर्क, क्योंकि होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट है ना वो मेनली जो है वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। पेशेंट आके आपको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। तो जब आके पेशेंट आपको बताता है तो उस हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथी में कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है ये एक्ने के लिए है हमने उठा के दे दी, ये हेडेक के लिए है ये हमने दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे एलोपैथी में कुछ मेडिसिन हैं कि चलो जी अब सिर दर्द हो रहा है नाम से ही फेमस है, डिस्प्रिन खा लो, है ना। तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। हमारे पास अगर एक मेडिसिन हमने उठा ली सपोज करो, तो उस मेडिसिन में आपको फीमेल सिम्टम्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको हेड के सिम्टम्स भी मिल जाएंगे, आपको स्कैल्प के बालों के भी मिल जाएंगे, आपको उसके एक्ने के भी मिल जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। जब पेशेंट आके आपसे बात कर रहा होता है ना तो उस टाइम पे कई बार हमारे सामने 10-10 मेडिसिन आ रही होती हैं और हमें सोचना पड़ता है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी के साथ कौन सी मेडिसिन जो है वो सूट करेगी, क्योंकि हमें पर्सनैलिटी भी देखनी होती है। तो वो सारी चीजें हमें देख के फिर मेडिसिन देनी पड़ती है होम्योपैथिक। तो नहीं, होम्योपैथिक का तो मतलब ट्रीट तो तभी होगा कि जब डायग्नोस हो जाएगा, अच्छे से डायग्नोस तो इसका जो है वो तो आपके सामने जब पेशेंट आया उसके फेस पे आपको पिंपल्स नजर आ रहे हैं तो आपका साथ ही बन गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है डायग्नोस में, क्योंकि इसके डायग्नोस के लिए हमें कोई टेस्ट तो करवाने ही नहीं पड़ते, हमें सिर्फ पेशेंट को देखने की जरूरत होती है। मैम हमारे दर्शकों के लिए एक आप क्या मैसेज देंगे कि हेयर प्रॉब्लम्स और एक्ने को लेकर? देखिए, अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें हैप्पी रहना है, तो हमें अपनी स्किन, अपने बाल, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि जो हमें कोई पहली नज़र में देखता है ना तो सबसे पहले दूसरे इंसान की जो नज़र है वो चेहरे पे जाती है। बिल्कुल। और अगर आपका चेहरा हेल्दी है, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, देख के लग रहा है कि भी वाकई मतलब कुछ है, बिल्कुल, तो वो बंदा अंदर से भी हेल्दी होगा। और अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना तो वो भी सबसे पहले आपके चेहरे से पता लगेगी। बिल्कुल। तो इसलिए यंगस्टर के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने चेहरे के लिए, अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहें, और उसके लिए सबसे पहले अपना फास्ट फूड कम करें और दूसरे नंबर पे अपना कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने दें कभी भी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये चीज़ बॉडी को हाइड्रेट रखो, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर रंजू ठक्कर, जिन्होंने हेयर फॉल और एक्ने की प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारी बातें भी बताई हैं। आई होप कि आप इन बातों को फॉलो भी करेंगे, और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।